ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश को खाद्य संपन्न ज़रूर बनाया है, लेकिन पूरी तरह से केमिकल्स पर निर्भर होकर। और इन केमिकल्स को लगातार इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। और ये बात सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि किसान भी समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान अपने ज़मीन पर केमिकल फार्मिंग से हटकर ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन किसानों की संख्या पूरे देश में आज भी बहुत कम है। सिक्किम हमारे देश का इकलौता स्टेट है जहाँ 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। यूनियन टेरिटरीज में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। स्टेट्स में से सिक्किम के बाद सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है मेघालय में 19.5% ज़मीन पर, उसके बाद उत्तराखंड और गोवा में 18% ज़मीन पर। सबसे कम हो रहा है वेस्ट बंगाल, हरियाणा और बिहार में 0.2% ज़मीन पर। तो आज हम मिलते हैं हरियाणा के एक किसान परिवार के नई पीढ़ी से, जो केमिकल फार्मिंग के दुष्परिणाम को समझने पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो उनसे सुनते हैं हमारे देश के ऑर्गेनिक फार्मिंग का हाल। केमिकल फार्मिंग अप्रोक्सीमेट 40 इयर्स और मे बी ज़्यादा से केमिकल फार्मिंग ही कर रहे हैं हमारी फैमिली। जनरली हरियाणा पंजाब में लाइक वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जिन्होंने लाइक ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे केमिकल फार्मिंग को अडेप्ट किया। सो तब से केमिकल फार्मिंग यहाँ पे मोस्टली हो रहा है। लाइक रेयरली हमें मिलते हैं यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक फार्मर। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यहाँ पे केमिकल फार्मिंग ही परस्यू कर रहे हैं। तो आप किन किन चीज़ों का खेती करते हो? सो हम अभी 10+ एकड़ पे फार्मिंग कर रहे हैं। और अभी के लिए हम लाइक जब वीट के सीज़न में मोस्ट ऑफ द लैंड पे वीट ही होती है, ऑलमोस्ट 80% लैंड पे वीट। और राइस के टाइम पे जैसे अभी राइस की लाइक चल रहा है राइस का सीज़न अभी, तो अभी 80% ऑलमोस्ट पे राइस ही होएगा। देन अनियन एंड पोटैटो, वी कैन से लाइक 20% पे अनियन और 20% पे पोटैटो होता है। उनका भी सीज़न अलग अलग होता है। देन सीजनल वेजिटेबल्स अपने लाइक खुद की कंजम्पशन के लिए, फैमिली की कंजम्पशन के लिए सीजनल वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं। आपको केमिकल फार्मिंग से हटकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाने का मन कैसे हुआ? केमिकल फार्मिंग से जो हार्म हो रही हैं ये लाइक जनरली लाइक नियर बाय में लाइक कभी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। लाइक इन माई विलेज, सो सभी लोग लाइक एक्सरसाइज काइंड ऑफ फार्मर्स की तो खेती से ही हो जाती है। सो एंड दे ईट वेल एज वेल, लाइक खाना भी अच्छा ही खा रहे हैं तीनों टाइम, देन सब कुछ है। देन स्टिल उसके बाद भी लोगों को बीमारियां हो रही हैं, सब कुछ है। उनमें वो भी लोग हैं जो लाइक अपने न्यूट्रिशंस का भी काफ़ी ख्याल रखते हैं इन डिटेल, लाइक कौन सा और न्यूट्रिशन कितना कंज्यूम कर रहे हैं कितना नहीं। स्टिल उसके बाद भी हो रहा है। देन डॉक्टर समटाइम्स सजेस्ट दैट इट कैन ऑल्सो ड्यू टू द केमिकल्स दैट वी आर कंज्यूमिंग। सो ये लाइक हेल्थ वाइज तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ से लाइक थोड़ा खुद को फील होना शुरू हुआ कि खुद भी और फैमिली भी जो कंज्यूम कर रही है, लाइक हम तो खुद जैसे खुद का उगा रहे हैं केमिकल फार्मिंग से। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट स्टार्ट करते टाइम ये करते हैं कि पहले खुद के लिए ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, देन धीरे धीरे करके कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पे स्विच कर सकते हैं। और अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करो तो पिछले कुछ सालों से मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा बढ़ा है। पहले नहीं था इतना, लेकिन जब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट चेंज इन टॉपिक्स को लाइक पहले तो हम जस्ट थोड़ा पढ़ते ही थे, लेकिन आज हम रियल लाइफ में देख पा रहे हैं कि एनवायरनमेंट चेंज से क्या क्या हो रहा है हमारे नियर में। समटाइम्स रेनी सीजन्स चेंज हो चुके हैं, विंटर और समर में भी थोड़ा लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है उतनी जितनी पहले है। और ये हम लाइक पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में काफ़ी अपने नियरेस्ट रीजन्स में चेक कर सकते हैं। और जो रीजन्स जैसे सी लेवल, सी के लाइक नियर एंड देन वहाँ पे भी सी लेवल पे भी अफेक्ट है। देन वाटर में पोल्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों से थोड़ा कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट की तरफ थोड़ा सा लाइक टिल्ट हुआ। आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग किस क्रॉप से करना शुरू किया? तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वीट से ही स्टार्ट किया मेनली। देन धीरे धीरे ये नहीं कि लाइक जो भी फिर उसके बाद सीज़न आता रहा, सीज़न बाय सीज़न। देन जो भी हम अपनी कंजम्पशन के लिए जितने भी क्रॉप्स यूज़ करते हैं फैमिली में, देन
उन सभी से एक वन बाय वन हम उन पे मूव करते गए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसान को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कोई स्टार्ट करना चाहे, चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। सो काफ़ी सारे चैलेंजेस, तो मैं वन बाय वन ट्राई करता हूँ। सो फर्स्ट चैलेंज है ऑर्गेनिक में फार्मिंग अगर हम परस्यू करें तो मेनली प्रोडक्शन लेस होता है केमिकल फार्मिंग के कंपैरिजन में। सो प्रोडक्शन कम होने का रीज़न है कि जैसे अब कुछ वीट एक्चुअली कुछ क्रॉप्स है, जैसे मैं वीट के एग्जांपल लेके बताता हूँ। वीट जनरली अगर हम केमिकली ग्रो करें तो हमारे रीजन में वीट हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्विंटल पर एकड़, इतना हो जाता है लाइक इन केमिकल फार्मिंग। और जो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं उनका ऑलमोस्ट 10 क्विंटल तक ही होता है, 10 थोड़ा प्लस माइनस। सो हाफ का डिफरेंस है, लाइक केमिकल फार्मिंग से हम डबल प्रोडक्शन ले पाते हैं। सो ऑर्गेनिक से हाफ हो चुका है वो। और लेकिन कुछ क्रॉप्स हैं भी हैं, जैसे राइस में इतना डिफरेंस नहीं होता प्रोडक्शन में कुछ क्रॉप्स में, बट मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में ओवरऑल लाइक अगर हम कंसीडर करें तो प्रोडक्शन बहुत कम होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सो ये सबसे बड़ा फर्स्ट चैलेंज है किसी भी फार्मर के लिए स्विच करना, कि उसमें ऑलरेडी उसको अगर वो कितना भी कोशिश कर ले तो प्रोडक्शन केमिकल फार्मिंग के इक्विवेलेंट वो नहीं ले पाएगा। देन अगर प्रोडक्शन लेस है तो उसके बाद उसको अगर वो स्टिल उसको परस्यू करना है तो उसको लाइक उसको अगर हायर रेट्स मिले तभी परस्यू कर पाएगा कोई भी ऑर्गेनिक फार्मर। सो अभी के लिए इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि एपीएमसी मंडीज़ में ऑर्गेनिक के लिए अलग से प्राइजेज़ हों या कुछ ऐसी हायर प्राइजेज़ अगर गवर्नमेंट देती हो। गवर्नमेंट तो के लिए तो ऑर्गेनिक केमिकल सब एक ही इक्विवेलेंट है। सो उसे अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग परस्यू कर रहा है और उसको पता है कि लेस प्रोडक्शन होने वाला है तो उसको डबल और मे बी ट्रिपल और इवन हायर प्राइजेज अगर उसको मिलेंगे तभी वो कंटिन्यू कर पाएगा। और ये आज के टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, हमें खुद की ही कस्टमर अर्न करने पड़ेंगे, देन खुद के ही डेवलप करके देन उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। एंड गवर्नमेंट मार्केट्स नहीं है, अगर गवर्नमेंट मार्केट्स होती तो मे बी थोड़ा इजी होता कि लाइक एटलीस्ट लोगों को कम से कम की कंसंट्रेशन अपना फार्मिंग पे ही रखना पड़ता। अभी के लिए अगर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसको फार्मिंग के साथ साथ मार्केटिंग, सेलिंग पे, इन सभी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा आज तक मैंने कोई देखा भी नहीं जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाए। सो ऐसा तो इवन हरियाणा से में तो कहीं नहीं है, और इवन में भी पंजाब में भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। कुछ एक दो कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक्चुअली एक स्कूल है, गुरुकुल स्कूल। सो उसमें वो थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, बट इट्स लाइक प्राइवेट एंटिटी। उसे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ से ट्रेनिंग मिल पाए या कुछ भी। तो ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स के लिए कितने सर्टिफिकेशन बॉडीज़ है और उनका प्रोसीजर क्या होता है? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इंडिया में 3 टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं। सो एक है पीजीएस इंडिया का, एंड सेकंड है इंडिया ऑर्गेनिक का जो एक पेड़ा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर आता है, एंड थर्ड है जैविक भारत का जो एफएसएससीआई के अंडर आता है। सो एक्चुअली पहले 2 होते थे, पीजीएस और इंडिया ऑर्गेनिक का। पीजीएस का फ्री है, इंडिया ऑर्गेनिक का पेड है। इंडिया ऑर्गेनिक के लिए रफली 50,000 हो जाता है लाइक एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट, और मे बी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है समटाइम्स। उसमें क्या होता है, इंडिया ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेट में एक नोडल ऑफिसर काइंड ऑफ वो विज़िट करते हैं फार्म को, देन हमें उनका लाइक कंप्लीट उनका लाइक जो भी एक्सपेंडिचर होता है उनका ट्रैवल का, उनका लाइक लिविंग का, और सब कुछ हमें फिर हैंडल करना पड़ता है वो सब। देन उसमें 50,000 रफली अमाउंट है, इतना तो आ ही जाता है। सो वो तो ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स ले ही नहीं पाते। बहुत रेयर फार्मर्स हैं जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं इनिशली, क्योंकि ये फार्मर्स को नहीं पता कि उनका ऑर्गेनिक फार्मिंग जब वो स्टार्ट कर रहे हैं कि वो कब तक कर पाएंगे। लाइक उनको वो इवन जस्ट स्टार्टिंग में ट्राई कर रहे हैं तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इतने एक्स्ट्रा रुपीज़ को इन्वेस्ट करना। और रही बात पीजीएस की, तो पीजीएस का फ्री है,
पीजीएस में क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें एटलीस्ट 5 फार्मर्स का ग्रुप चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फिर ऑलरेडी कोई ग्रुप है तो हम उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारे नियरेस्ट होना चाहिए। आई थिंक उसकी कुछ समथिंग 10-15 किलोमीटर की रेंज होती है, आई थिंक, नॉट एग्जैक्टली श्योर राइट नाउ। सो उसके अंडर उसके अंडर कोई अगर ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्म है तो हम उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हम कम्प्लीटली 5 ऑर्गेनिक फार्मिंग कलेक्टिवली एक नए ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन जब ग्रुप के लिए अप्लाई कर देते हैं तो हमें पीजीएस के 2 सर्टिफिकेट होते हैं, देन एक सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है तभी। एंड देन एक जो कंप्लीट सर्टिफिकेशन होता है पीजीएस का, वो हमें 3 साल के बाद मिलता है। लेकिन अगर हम 3 साल कंटिन्यूसली अपनी लैंड पे ऑर्गेनिकली ग्रो करें क्रॉप्स को, देन उसके बाद ही मिलता है। सो 3 साल के लिए कह सकते हैं कि हमें 3 साल एटलीस्ट लगाने पड़ेंगे, और तब जाके हमें कंप्लीट सर्टिफिकेशन मिल सकता है। देन इसमें भी स्टिल इतना इजी प्रोसेस ये भी नहीं है। कई बार ये होता है कि फार्मर्स नहीं मिलते, जो 5 फार्मर्स नियरेस्ट में, कई बार अगर मिल भी जाते हैं तो स्टिल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है गवर्नमेंट प्रोसेसेस। जैविक भारत एक्चुअली एक अनदर सर्टिफिकेट है। सो गवर्नमेंट एक्चुअली जैविक भारत सर्टिफिकेट को इसलिए लेके आई थी ताकि वो इन कन्फ्यूज़न के रिमूव कर सके, कन्फ्यूज़न को कम कर सके इंडिया ऑर्गेनिक और पीजीएस के सर्टिफिकेट की। सो जैविक भारत का सर्टिफिकेट का था कि अगर किसी के पास इंडिया ऑर्गेनिक और पीजीएस का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो वो जैविक भारत का सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है, उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं अगर उनको कंप्लीट कर ले तो। ये वो एक्चुअली में वो कन्फ्यूज़न कम करने के लिए लाए थे, बट एक्चुअली इससे कन्फ्यूज़न बढ़ गया। अब 3 सर्टिफिकेट हो गए। अगर कोई इनिशियली रिसर्च कर रहा है और ये जिसको कुछ भी नहीं पता इस सर्टिफिकेशन के बारे में वो लेना चाहता है, तो वो ऑलरेडी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि ये 3 सर्टिफिकेट का भी क्या डिफरेंस है, और इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है लोगों को, किसी को, कि जो एक्सप्लेन कर सके उसको, या फिर वो कहीं से जाके इनके बारे में सीख सके और पढ़ सके। सो इसके बारे में नॉलेज भी काफ़ी कम है। सो सर्टिफिकेशंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है इंडिया में, और थोड़ा इजी हो तो बेटर है। तो सभी फार्मर्स के लिए थोड़ा, ताकि उनको एज एटलीस्ट ये कि सर्टिफिकेशन मिल जाए तो थोड़ा उनके क्रॉप्स की उनकी वैल्यू बढ़ सके एटलीस्ट। किसी भी खेत में 3 साल तक लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग होने पर ही उस खेत की फसल को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कह सकते हैं। लेकिन मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक के नाम पे निकलते हैं कि कौन सा ऑथेंटिक है और कौन सा नहीं, ये कैसे हम समझें? सो एक्चुअली अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, सो ये इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है। सो हम टेस्ट से भी नहीं ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते, और ना ही कोई लुक से हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हमें देख के ही पता चल जाए कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। ऐसा तो ईजी नहीं है, ऐसा प्रोसेस तो नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक टेस्टिंग के लिए लैब्स होती हैं, सो वो ऑर्गेनिक फूड की टेस्टिंग करते हैं। देन वो इवन दे कैन चेक कंप्लीट पैरामीटर्स, विच पैरामीटर किस पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑल द सभी पैरामीटर्स की। सो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट की कुछ वो है गाइडलाइंस हैं, उनके बेस पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अगर ये बात मार्केट की, तो मार्केट में हाँ कुछ प्रोडक्ट होते हैं ऐसे जो ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन स्टिल उनको ऑर्गेनिक के लेबल पे सेल किया जा रहा है। तो इसके लिए इतनी कोई स्ट्रिक्ट इंडिया में गाइडलाइंस नहीं है, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी इतनी इंडिया में नहीं है। इवन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी नहीं है, थर्ड पार्टी फैसिलिटीज़ भी इतनी अच्छी नहीं है। इवन पंजाब गवर्नमेंट पे के एक टेस्टिंग लेबोरेटरी में हमने ट्राई किया था कि वहाँ पे हम अगर टेस्टिंग करा पाएँ। देन हम वहाँ पे जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पे पता चला, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, अभी मुझे इतना याद नहीं, बट मे बी 10,000 और इससे भी ज़्यादा एक टेस्ट के लिए ले रहे थे वो, एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऑर्गेनिक, वो क्रॉप ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो इतना एक्सपेंसिव है गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में भी। सो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसी को भी इतना इजी नहीं है, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। अगर ये ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का टेस्ट बहुत इजी हो जाए, इवन फ्री हो जाए, तो काफ़ी इजी हो सकता है फार्मर्स के लिए भी खुद की
क्रॉप्स को टेस्ट करा के मार्केट में लेना, और कंज्यूमर के लिए भी, अगर कंज्यूमर को ट्रस्ट नहीं है तो वो भी करा सकता है, एंड देन उसका भी ट्रस्ट बढ़ सकता है। आपके आसपास में कितने लोगों को आप जानते हो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? सो एक्चुअली मेरे नियरेस्ट में लाइक 10-15 किलोमीटर के एरिया में तो कोई भी नहीं है। थोड़े उससे दूर में है, लाइक हम डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं अपने, तो मैं काफ़ियों को जानता हूं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत ही रेयर है। सरकार के हिसाब से हमारे देश के पॉलिसीज़ पूरी तरह से किसानों के हित में है। इतना ही नहीं, बल्कि वो मानते हैं कि ये पॉलिसीज़ इसीलिए बनाए गए ताकि किसानों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। तो आप बताइए, आप ऐसे कितने किसानों को जानते हो जो सिर्फ खुद से खेती करके अपना ज़िंदगी गुजारते हैं? एक्चुअली लाइक मेरे माय पेरेंट्स अभी भी कम्प्लीटली फार्मिंग से ही कनेक्टेड हैं, वो फार्मिंग ही करते हैं। देन आई एम डूइंग लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। सो लेकिन मेरा ब्रदर है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सो लाइक फैमिली कम्प्लीटली फार्मिंग पे रिलायबल नहीं है हमारी। सो फार्मिंग प्लस लाइक प्राइवेट जॉब दोनों चल रहे हैं अभी के लिए। एंड अगर अगर हम ये इसका आंसर चाहें कि एक फैमिली फार्मिंग फैमिली जस्ट रिलायबल रह सकती है कि नहीं रह सकती फार्मिंग पे, देन केमिकल फार्मिंग पे अगर हम फोकस करें लाइक, तो समटाइम्स लाइक इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन ईयर टू ईयर्स। लाइक कुछ ईयर्स में क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छी होगी और रेट्स भी कई बार अच्छे लगे तो सही चल रहा है सब कुछ। बट ये एक लाइक कंसिस्टेंसी नहीं है कि जैसे अगर कोई जॉब कर रहा है बंदा, तो उसकी लाइक फिक्स है कि सैलरी आएगी ही आएगी हर मंथ, देन उसकी एक रिलायबल इनकम है। सो फार्मिंग में कह सकते हैं कि हम रिलायबल इनकम नहीं है। सो रिलायबल इनकम नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन सीजन टू सीजन और मे बी ईयर्स टू ईयर। और एक फैमिली के लिए फार्मिंग लाइक परस्यू करना आज के टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइक ओनली फार्मिंग पे रिलायबल रहना, इवन हमारे रीजन में या हमारे विलेज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सभी फैमिलीज़ में से कोई भी ऐसी अभी नहीं है कि जो जस्ट फार्मिंग पे रिलायबल हो। सो हर कोई ये चाहता है कि या तो वो जॉब करे पर लाइक एजुकेट होने के बाद, और कुछ अपना अलग से बिजनेस स्टार्ट करे ताकि वो फार्मिंग पे लायबल ना रहें, अकेले फार्मिंग के साथ साथ कुछ और भी अपना स्टार्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय बाय।